क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 और यह है हमारा चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो किया है जिसमें कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ाया है इस चैप्टर के, तो आप उसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उसका, वहाँ से देख लें। और आइए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। और चैप्टर में जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा, वो है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, यानी वाइमर रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ। तो आखिर ये वाइमर रिपब्लिक है क्या। तो इसका मैं बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हारने के बाद जो वहाँ की जो मोनार्की थी उसको हटा दिया गया था और वहाँ पर एक रिपब्लिक बैठाया गया था, रिपब्लिक जिसका कि नाम था वाइमर रिपब्लिक, जिसका नाम दिया गया था आगे चलकर। तो इसी वाइमर रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ इसको हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कि आखिर हिटलर जो है वो पावर में कैसे आया। तो देखिए, जर्मनी जो है वो 20वीं सदी के शुरुआत में, यानी कि करीब 1905, 1910, 1915 तक एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। और उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर अलाइज के अगेंस्ट में युद्ध लड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था। अलाइज यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया उस समय से। तो इस वार में, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसमें सभी जो देश थे उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और सोचा था कि वो जो है बहुत ही आसानी से युद्ध जीत जाएंगे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा युद्ध जीतने से। लेकिन उन्हें काफ़ी दिनों बाद ये समझ में आया कि जो वार है वो उतना आसान नहीं है और ये वार जो है काफ़ी सालों तक चल गया, यानी सोच सकते हैं करीब 4 सालों तक ये युद्ध चलता रहा। और इस युद्ध में यूरोप के जितने भी रिसोर्सेज थे उन सभी रिसोर्सेज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जितनी भी मैन पावर थी वो वार में लगा दी गई और सभी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर इस वार को परस्यू किया जाने लगा। जर्मनी जो है उसको इनिशियली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन जो अलाइज थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ताकत मिली जब यूनाइटेड स्टेट्स जो यूएसए जो था उसकी इस वार में एंट्री हुई 1917 में। और इसके बाद 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो जीत लिया गया अलाइज द्वारा। और इसमें जर्मनी की हार हो गई और जो सेंट्रल पावर्स थे, जर्मनी के अलावा जो सेंट्रल पावर्स में कंट्रीज़ थे, उनकी नवंबर 1918 में हार हो गई। तो उसके बाद इस वाइमर रिपब्लिक के जन्म होने का बैकग्राउंड क्रिएट हुआ। तो देखिए, जो इम्पीरियल जर्मनी थी, यानी जो इस वाइमर रिपब्लिक के आने के पहले की जो जर्मनी थी, उसमें से एम्परर को एब्डिकेट कर दिया गया और उसमें से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं वो जर्मनी के पॉलिसी को फिर से क्रिएट करें। तो इसके लिए एक नेशनल असेंबली बनाई गई। वाइमर में एक नेशनल असेंबली बैठी और खुद को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, जिसमें कि एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा। और डिप्टीज वेयर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग on the basis of equal and universal vote cast by all adults including women। तो देखिए, जो नेशनल असेंबली थी वो एक तरह का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, मेरा मतलब है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बन गई। और इसमें जितने भी लोग थे वो सिलेक्ट किए जाते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार, जिसमें कि सभी महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार था। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War। तो देखिए, ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, यानी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, पूरा डेमोक्रेसी तो आ गई वहाँ पर जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद। लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर था इसे जर्मनी के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि देखिए, ये जो बना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना, डेमोक्रेसी बनी, उसने उन सभी टर्म्स को एक्सेप्ट किया जो कि अलाइड पावर्स द्वारा थोपा गया था जर्मनी के ऊपर। इस वजह से जो लोग थे, जर्मनी के लोग, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तो इसका जो बैकग्राउंड ये है कि जो पीस ट्रीटी साइन हुई इन सभी कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि जर्मनी के बीच में और जो अलाइड पावर्स थे उनके बीच में, उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है
नाम सुना होगा आपने पहले, अगर कहीं सुना होगा या फिर पढ़ा होगा तो। ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, जो सेंट्रल पावर्स थे और जो अलाइड पावर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वार उनके बीच। इस ट्रीटी में जो अलाइज थे, यानी कि जो आपका यूके, फ्रांस, यूएसए, ये सभी थे, इन्होंने मिलकर जर्मनी के ऊपर इतने हार्श और ह्यूमिलेटिंग एक तरह का ट्रीटी साइन किया कि जर्मनी के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा आहत थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही थी, काफ़ी ख़राब लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी जो है उसने अपने ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को खो दिया। जैसे कि अगर ब्रिटिश जो है उनकी इंडिया में कॉलोनी थी, वैसे ही जर्मन्स के कहीं और कॉलोनीज़ थे। उन सभी कॉलोनीज़ को जर्मनी को लूज़ करना पड़ा, अपने पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा लूज़ करना पड़ा, और उसकी जो जितनी भी टेरिटरी थी उसका 13% टेरिटरी उसे लूज़ करना पड़ा। 13% टेरिटरी में जो रहने वाले लोग थे वो लोग भी दूसरे देशों का हिस्सा हो गए। और इसके बाद इतना ही पर नहीं ये सभी ट्रीटी रुका। इसके बाद जितने भी उसके आयरन ओर्स थे, जितने भी प्लेसेस पर आयरन पाए जाते थे, उसका 75% आयरन ओर का हिस्सा उससे छीन लिया गया। और जितना भी कोल के रिजर्व्स थे, जैसे कि कोल माइंस थे, उसका 26% हिस्सा फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया द्वारा छीन लिया गया। और इतना चीज़ करने के बाद जो अलाइड पावर्स थे उन्होंने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, यानी कि उसी आर्मी को कमज़ोर कर दिया ताकि उसकी पावर कम हो जाए। और इसके अलावा एक वार गिल्ड क्लॉज भी लगाया गया जर्मनी के ऊपर, जिसमें यह कहा गया कि जो जर्मनी है वही इस पूरे वार के लिए जिम्मेदार है, और जितने भी खर्चे हुए हैं या फिर जो डैमेजेस हुए हैं उन सभी डैमेजेस को जर्मनी को भुगतान करना है। वार गिल्ड क्लॉज एक तरह का कंडीशन लगाया जाता है जिसमें कि आप मान लीजिए वार करते हैं किसी के साथ, तो आपको उसके लिए दोषी माना जाएगा। और इस कंपनसेशन में करीब 6 बिलियन यूरोज देने के लिए फोर्स किया गया जर्मनी को। और जो अलाइड आर्मीज थे उन्होंने जो रिसोर्स रिच एरियाज थे जर्मनी के, जैसे कि राइनलैंड, उसे कैप्चर कर लिया, और जिसको उन्होंने करीब 1920 के अंत तक, यानी कि 1930s तक अपने कब्जे में रखा। और जो ज़्यादातर जर्मन्स जो थे उन्होंने इस वाइमर रिपब्लिक को दोषी ठहराया कि यही वो वाइमर रिपब्लिक है जिसके वजह से हमें एक तरह से डिफीट भी कह सकते हैं मिली है, और इतनी जो बेइज्जती हमें सहनी पड़ी है इस वर्साई की संधि में, इसके लिए सिर्फ ये वाइमर रिपब्लिक जिम्मेदार है। और इस वजह से जो वाइमर रिपब्लिक थी उसके समर्थन में ज़्यादा लोग एक साथ ज़्यादा लोग नहीं थे। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 1.1, इफेक्ट्स ऑफ द वार, यानी कि वार के क्या इफेक्ट्स हुए, इन सभी चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वार का जो है वो बहुत ही खतरनाक बुरा इम्पैक्ट पड़ा पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट पे, यानी कि पूरे यूरोप पे। अगर हम फिजियोलॉजिकली की बात करें उसके साथ भी, और फाइनेंशियली भी। अगर यूरोप की बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले की, तो उस समय में जो यूरोप था वो बहुत ही अमीर एक तरह का कॉन्टिनेंट माना जाता था, और वो दूसरे इलाके के लोगों को लोन दिया करता था। लेकिन इस वार के ख़त्म होने के बाद जो कॉन्टिनेंट था क्रेडिटर्स का, वो टर्न हो गया डेब्टर्स का, यानी लोन देने वाले लोग से ये कन्वर्ट हो गया लोन लेने वाले लोग में। तो इस वजह से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिसोर्सेज ड्रेन हुआ था पूरे यूरोप का। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for sins of the old empire. तो देखिए, इसमें सबसे ख़राब बात ये थी जर्मनी के लिए। तो देखिए, जर्मनी में जो युद्ध लड़ा गया था वो तो पुराने एम्पायर द्वारा लड़ा गया था, लेकिन इन सभी चीज़ों के बदले में कंपनसेशन देने के लिए फोर्स किया जा रहा था जो वाइमर रिपब्लिक, जो कि अभी अभी बना था, युद्ध खत्म होने के बाद बना था, उसे फोर्स किया जा रहा था। जो रिपब्लिक थी यानी वाइमर रिपब्लिक, उसने वार गिल्ड के बर्डन को ढोया अपने ऊपर कि हाँ, हम लोग दोषी हैं युद्ध के लिए, जो वर्ल्ड वार हुआ उसके लिए हम लोग दोषी हैं। इस चीज़ को ढोया और जो नेशनल ह्यूमिलिएशन और जो फाइनेंशियली एक तरह का अपंगु बना दिया गया जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि उसे कंपनसेशन देने के लिए फोर्स किया गया। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वाइमर रिपब्लिक बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। तो देखिए, जो बात यह है कि जो सपोर्टर्स थे वाइमर रिपब्लिक के, जैसे कि सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और जो डेमोक्रेट्स थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा टारगेट करके मजाक उड़ाया जाने लगा और उन्हें कहा जाने लगा नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर के अपराधी, क्योंकि नवंबर में जो क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार नवंबर में ख़त्म हुई थी और उसी समय में जर्मनी ने हार को स्वीकार किया था।
तो देखिए ये जो माइंडसेट बना, इस माइंडसेट ने का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए 1930s में, और जिसको कि अभी हम तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह के देख सकते हैं कि लोग जो हैं इस वाइमर रिपब्लिक से ज़रा सा भी खुश नहीं थे। इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारते थे और इनका पब्लिक सर्कल में काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था। और जितने भी कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट लोग थे वो इनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते थे, काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स में हमेशा रखते थे। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यूरोपियन सोसाइटी पर और पॉलिटी पर। जो सोल्जर्स थे उन्हें सिविलियन से ज़्यादा इज्जत दिया जाने लगा, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा। और जो पॉलिटिशियंस थे और पब्लिसिस्ट जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस बात पर दबाव दिया कि जो मेन होते हैं उन्हें बहुत ही एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत ही मर्दाना बिहेवियर वाला होना चाहिए। और जो मीडिया होती थी वो मीडिया जो ट्रेंच लाइफ होता है उसको काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई करती थी कि वो बहुत ही अच्छा लाइफ होता है, वो ऐसा लाइफ सब लोगों को जीना चाहिए। ट्रेंच लाइफ का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक होते हैं वो जब किसी युद्ध के मोर्चे पर होते हैं तो उनके लिए जो गड्ढा खोदा जाता है जहाँ पर वो छुप कर बैठते हैं और दुश्मन पर अटैक करते हैं उसी को ट्रेंच कहते हैं। तो देखिए इसको कहा जाता था कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं ट्रेंचेस में, जो लोग रहते हैं दुश्मन से युद्ध लड़ने के लिए, उस तरह का लाइफ जीना चाहिए लोगों को और वो बहुत ही खतरनाक अच्छा लाइफ होता है। लेकिन जो रियलिटी की अगर हम बात करें तो रियलिटी इससे बहुत ही ज़्यादा अलग थी। उसका रीज़न ये था कि जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही बुरी कंडीशन में ट्रेंचेस में रहा करते थे। उन्हें ऐसे चूहों के साथ रहना पड़ता था जो कि लाशों को खाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने वो बुरे कंडीशन में रहा करते थे। उन्हें पॉइजनस गैसेस को झेलना होता था और दुश्मन के द्वारा जो बम गिराए जाते थे या फिर गोलियां चलाई जाती थी उसको झेलना होता था। और वो हमेशा उस मोर्चे पर खड़े रहने के साथ वो अपने दोस्तों के लाशों को भी देखते थे, क्योंकि युद्ध में तो हमेशा आपके बगल वाला मर सकता है, आप भी मर सकते हैं। तो इस तरह के बुरे कंडीशन में वो रहा करते थे। जो एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा और जो नेशनल ऑनर, ये जो चीज़ें थी ये पूरे पब्लिक स्फीयर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और इसको सेंटर स्टेज पर लाकर रख दिया गया। यानी जो भी लोग था वो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात किया करता था और वार को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रखता था। While popular support grew from conservative dictatorships that had recently come into being, democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instability of interwar Europe। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि जो एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा लोगों द्वारा चलाया जा रहा था और लोग जिसमें बिलीव करते थे और इन सभी चीज़ों के लिए जो पॉपुलर सपोर्ट आता था वो आपको कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप से आता था, और जो कि अभी कुछ दिन पहले आई थी। लेकिन जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत ही एक नया आइडिया था और बहुत ही कमज़ोर आइडिया था उस समय के माहौल में, क्योंकि उस समय में पूरा वार का माहौल था और बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी। तो इस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही नई आइडिया थी। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.2 टॉपिक नंबर हमारा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देखिए वाइमर रिपब्लिक का जो जन्म हुआ था वो उसके तुरंत बाद ही जो रिवॉल्यूशंस हुआ था, सॉरी आप ठीक से समझे नहीं, वाइमर रिपब्लिक का जो जन्म हुआ था उसके साथ साथ ही यानी करीब 1917-1918 में आपको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो रहा था रशिया में। तो आप समझ सकते हैं कि जो वाइमर रिपब्लिक जिस समय हो रहा था उसी समय वहाँ पर भी हो रहा था। और इसके साथ साथ ही इसी आइडिया को यानी जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसके आइडिया को एक ग्रुप था स्पार्सिस्ट लीग जो कि लागू करना चाहता था जर्मनी में। यानी जो रशियन रिवॉल्यूशन था सेम आइडियोलॉजी का वो जर्मनी में भी लागू करना चाहता था। और इसके लिए वर्कर्स के सोवियत बनाए गए और सेलर्स इस्टेब्लिश किए गए पूरे आपके जर्मनी में जगह जगह पर, और एक तरह का विद्रोह करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज आपको दिखाया गया कि एक तरह का रैली ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, रेडिकल ग्रुप द्वारा, जिसका नाम है स्पासिस्ट लीग। और ये करीब 1918-1919 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने मेन टेक्स्ट को। तो बहुत सारे जगहों पर सोवियट्स बनाए गए, बहुत सारे शहरों में, और बर्लिन में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही चेंज हो चुका था। और
वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था उसमें लोग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की मांग कर रहे थे, और जो लोग इस चीज़ को अपोज करते थे जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और जो कैथोलिक लोग थे, ये लोग इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे, और वो नहीं चाहते थे कि जैसा रशिया में हुआ रशियन रिवॉल्यूशन वैसा ही जर्मनी में हो जाए। इसलिए वे वाइमर में बैठे और वहाँ पर एक तरह का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उन्होंने घोषणा की कि जो अब जर्मनी है उसे हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। और वाइमर रिपब्लिक जो है, यानी कि वो जो हम क्या कहते हैं, जो संसद बैठी, उसने इस पूरे विद्रोह को क्रश कर दिया। और क्रश करने के लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने आर्मी का यूज़ किया, क्रश करने के लिए जो वार वेटरन्स होते हैं, जैसे कि जो सैनिक क्या कहते हैं, रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि उन्होंने आर्मी छोड़ दी है, वैसे लोगों के साथ मिलकर इस पूरे विद्रोह को वाइमर रिपब्लिक ने क्रश कर दिया। और जो एंग्विस्ट स्पासिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। जो स्पासिस्ट लोग थे, इन्होंने आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना की। और जो कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे, ये एक दूसरे के बिल्कुल धुर विरोधी हो गए, और वो एक साथ अब कभी भी नहीं आ सके। और इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब हिटलर का राइज हुआ, तो हिटलर के राइज होने के बाद ये पहले से एक दूसरे के इतने ज़्यादा विरोधी थे कि ये कभी एक साथ मिलकर इन्होंने हिटलर के खिलाफ कभी भी बात नहीं की या फिर हिटलर का विद्रोह नहीं किया। बोथ रिवॉल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। तो देखिए, दोनों जो लोग थे, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी जो थे और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, यानी आक्रामक नेशनलिस्ट जो लोग थे, वो रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे, यानी जो सॉल्यूशन है उसको जल्दी, कुछ खतरनाक सॉल्यूशन चाहते थे कि जल्दी से उसे कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाए कि हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारा इज्जत है, इन सभी चीज़ों को बचाया जा सके। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइडेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। तो देखिए, जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था उसे काफ़ी ज़्यादा बल मिला जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी जर्मनी में 1923 में। तो देखिए, जर्मनी जो है उसने युद्ध लड़ा था, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था वो पूरी तरह से लोन लेकर लड़ा था। उसके अलावा उसे जो क्या कहते हैं रिपार्टीशन होता है, उसके लिए जो पेमेंट देना पड़ा उसे गोल्ड में देना पड़ा। और ये एक तरह से रिपार्टीशन का मतलब जो क्या कहते हैं वार क्राइम के लिए आपको पैसा चुकाना पड़ा, उसको गोल्ड में देना पड़ा। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो गोल्ड रिज़र्व था जर्मनी का, वो बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति पर आ चुका था। और इस वजह से 1923 में जर्मनी की जो वाइमर रिपब्लिक थी उसने पैसा देने से इनकार कर दिया कि अब हम जो हैं वो कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे, हमारी बिल्कुल औकात के बाहर की चीज़ ये हो चुकी है। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो फ्रेंच सरकार थी उसने जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कैप्चर कर लिया और कोल रीजन्स जो थे उसको कैप्चर कर लिया, जिसका नाम है रूर। जर्मनी जो है वो एक तरह से विद्रोह कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था। तो उसने क्या कहते हैं शांति के साथ विद्रोह किया और उसने शुरुआत कर दी पेपर करेंसी को प्रिंट करना। और इतनी ज़्यादा मात्रा में पेपर करेंसी को प्रिंट करना जर्मनी ने शुरुआत कर दिया कि आप अगर ध्यान दें तो जर्मनी की जो करेंसी थी उस समय मार्क थी, अब अभी का पता नहीं कि कौन सी है, मार्क थी। उस शुरुआत में यूएस डॉलर के मुकाबले एक मार्क की वैल्यू हुआ करती थी 24,000। अप्रैल में 24,000 हुआ करती थी। जुलाई में ये हो गई 3,53,000 मार्क्स एक डॉलर के बदले। अगस्त में 46,21,000 मार्क्स एक डॉलर के बदले। और अगर हम आगे बात करें तो आगे दिसंबर तक 9,88,60,000 मार्क्स पर $1। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये संख्या हो चुकी थी। तो आगे चलकर ये जो संख्या ये ट्रिलियंस तक पहुंच गई थी। तो जैसे जैसे मार्क की वैल्यू जो है वो कोलैप्स कर गई, वैसे वैसे जो प्राइसेस होते थे गुड्स के, यानी कि जितने भी सामान लोग खरीदते थे उनके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। The image of Germans carrying cartload of currency note to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy। तो देखिए इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर आपको कोई एक ब्रेड लेने भी जाना है
तो उसके लिए आपको पूरे एक गाड़ी भर कर पैसे ले जाने होंगे, नोट ले जाने होंगे, तब आप जाकर खरीदने पाएंगे एक लोफ ऑफ ब्रेड। तो इस वजह से जो पूरी दुनिया थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रखने लगी थी जर्मनी के साथ, और उन्हें लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस क्राइसिस को कहा जाने लगा हाइपर इन्फ्लेशन, एक सिचुएशन जहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जनरली आप उतने हाई प्राइसेस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए या फिर इस चीज़ से बचाने के लिए जर्मनी को, जो अमेरिकन्स थे उन्होंने इंटरवीन किया और जर्मनी को क्राइसिस से बचाने के लिए एक डॉज प्लान लाया। इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस किया जर्मन्स के ऊपर, और उन्हें बहुत तरह के ईज दिया और बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट के जर्मनी में, ताकि जर्मनी को बचाया जा सके। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1.3 द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन के साल। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।